हेलो बेटा जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ फिजिकल की क्लास में। तो बेटा जी आप देखो, हमने पूरी बुक तो अपनी कंप्लीट कर ली है। 10 यूनिट थी, 10 की 10 पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है हमारी। और अब हमें ना बेटा जी एक करना है पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये हम 2024 का करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जस्ट अभी लास्ट ईयर का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था वही हम सोल्व करेंगे कि वो किस तरीके का पेपर था, वो कैसा आया था हमारे लिए। ठीक है, ताकि आपको हेल्पफुल हो सके, क्योंकि बिकॉज अब सीबीएसई में पहली बार ही जा रहे हो 12th क्लास में, तो ठीक है पेपर वगैरह देने, तो आपको नहीं पता कि किस तरीके का पेपर आएगा और किस तरीके से उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो वही अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से पेपर को सोल्व करना है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो यार, ठीक है, तो प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाली और वीडियोस ये फिजिकल से रिलेटेड और भी जो ओवरव्यूज वगैरह भी मैं देने वाला हूँ, ठीक है, पूरी बुक का, तो वो सब आपको अप टू डेट मिलती रहेंगे। ठीक है, और कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो सब आपको मिलता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पीवाईक्यू 2024 का। ठीक है, तो जैसे कि देखो, अब आप देख पा रहे हो बेटा जी कि हम, ठीक है, तो बेटा जी जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि पीवाईक्यू हमारा 2024 का मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि 24 का जो पीवाईक्यू था, तो ये किस प्रकार का था। तो आपको मैं सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ बेटा, कि जो आपको नोट डाउन करनी है, कि हमारी जो सीबीएसई होती है वो हर एक स्टूडेंट को, ठीक है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देती है पेपर से पहले। ठीक है, मतलब पेपर के क्वेश्चन पेपर जो होता है उसके पहले ही फ्रंट पेज पे एक कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है, तो वो इंस्ट्रक्शंस आपको जरूर रीड कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, और रीड नहीं भी करोगे पेपर में जाके तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे अच्छे से समझ लेना, ताकि आपको वहां पे जाके कोई गलती ना करनी पड़े। ठीक है, तो देखो वो जनरल इंस्ट्रक्शंस कौन सी है बेटा जी, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है। आपको सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आपके इस पेपर के अंदर टोटल 5 सेक्शन होने वाले हैं। एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो जो सेक्शन ए होगा बेटा, ठीक है, उसमें 1 से लेकर 18 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे, और जो कि 1 मार्क कैरी करेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलने वाला है करेक्ट होने पर। और ये बेटा मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब सेक्शन बी में जैसे हम आएंगे, तो वो 19 से 24 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन बी में होंगे हमारे, जो एवरेज 2 मार्क्स के होंगे, और जिनकी वर्ड लिमिट बेटा कम से कम 60 टू 19 वर्ड्स आपको मिनिमम उसमें लिखने हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें से सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। ठीक है, अब सेक्शन सी में हम जैसे आते हैं बेटा 25 से लेकर 30 तक, ठीक है, ये होते हैं, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये। और ये 100 से 150 वर्ड्स के अंदर आपको कम से कम लिखने होते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, और इनमें आपको कोई 5 क्वेश्चन ही क्या करने होते हैं, अटेंड करने होते हैं। फिर सेक्शन डी में आते हैं, जैसे कि बेटा हम 31 से 33 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे सेक्शन डी के अंदर आते हैं, और ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिसमें केस स्टडी दी जाती है और उसके बेस पे ही कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है उस केस स्टडी के बेस पर। और ये बेटा जी आपके 4 मार्क्स कम से कम कैरी करता है ईच क्वेश्चन। अब वहीं अगर बात करें हम यहाँ पे सेक्शन ई की, तो बेटा 34 से 37, मतलब जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सेक्शंस के अंदर इंक्लूड होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स होता है, हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं, जिसको 200 से 300 वर्ड्स के अंदर कम से कम हमें लिखना होता है। लेकिन इसमें 3 ही क्वेश्चंस, मतलब 3 क्वेश्चन से क्या करने होते हैं, हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, तो बेटा जी जनरल इंस्ट्रक्शंस है कुछ, जो सीबीएसई हर एक स्टूडेंट को देती है ताकि वो पेपर में कोई गलती ना कर सके। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताई। चलो अब हम देखते हैं सेक्शन ए सबसे पहले। तो सेक्शन ए में अगर मैं बात करूं बेटा जी, सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो क्या पूछा जा रहा है उसमें, कि बीच ऑफ द फॉलोइंग परिणाम इज हेल्पफुल टू रेड्यूस ऑब्सिटी, मतलब कौन सा इन चारों में से परिणाम है जो क्या करता है, हमारी ऑब्सिटी मतलब मोटापे को कम करता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, हमारा सूर्यबंधन, ठीक है, सूर्यबंधन परिणाम ही हमारा ऑब्सिटी को क्या करता है, सिर्फ रिड्यूस करता है इन चारों में से। ठीक है, बाकी 3 नहीं करते। उसके बाद इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी को कब बनाया गया, कब फॉर्म हुई वो, तो मैं आपको वेरी सिंपल, देखो 1989 में इसको बनाया गया था, ये डेट मैंने आपको बताई भी है पहले भी। उसके बाद बेटा जी थर्ड क्वेश्चन, which of the following is not the cause of food intolerance। अब फूड इंटॉलरेंस कौन सा नहीं है इनमें से, ठीक है, तो फूड इंटॉलरेंस का पूरा टॉपिक मैंने करा रखा है, अगर नहीं पता आपको तो उसको जाके जरूर देख लेना। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ बेटा जी, देखो फूड पॉइजनिंग एज अ फूड इंटॉलरेंस होता है हमारे लिए, एंड इंजाइम्स का ना होना हमारे फूड में वो भी होता है, और ग्लूटेन भी होता है। लेकिन नहीं होता तो कौन नहीं होता, रफेज नहीं होते हमारे, ठीक है, क्योंकि हमारे फूड इंटॉलरेंस के अंदर नहीं आते। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ इसका करेक्ट सी।
अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेट लगता है बच्चों को, बच्चे हमेशा यही कहते हैं, देखो आज तक मेरे जितने भी स्टूडेंट है मेरे पास, ये सब यही कहते हैं मोस्टली आगे कि भैया असर्शन रीजन अच्छे तो थे पर कई बार हमें कंफ्यूजन हो रही। और भी बहुत से बच्चे हैं जो यही मानते हैं कि असर्शन रीजन कैसे करें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना होता है, कनेक्ट करने की जरूरत होती है, तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको ये देखना है कि असर्शन ठीक है या नहीं अपनी नॉलेज के बेस पर। फिर दूसरा रीजन देखना है कि वो करेक्ट है या नहीं, पहले ये दोनों चेक कर लो कि वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। और करेक्ट नहीं है तो कौन सा नहीं है उनमें से करेक्ट, क्लियर। उसके बाद हमें साथ में ये देखना है कि अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं। जैसे कि देखो मैं एक असर्शन रीजन आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, जैसे कि गिवन दिया है क्वेश्चन के अंदर, जैसे बोला गया बसमान मेटाबॉलिक रेट, मतलब जिसे हम बीएमआर कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बीएमआर क्या होता है, जिसमें हम कैलोरीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो वो यही कह रहा है बीएमआर इज द नंबर ऑफ कैलोरीज, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, कैलोरीज ही होती है हमारी बीएमआर, नंबर ऑफ कैलोरीज, एंड नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन, बिल्कुल हमारी बॉडी फंक्शन के लिए भी जरूरी होती है कैलोरीज, बिल्कुल ठीक है, गुड। लेकिन रेस्टिंग पोजीशन में भी क्या होती है, जरूरी होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि देखो आप कोई काम नहीं भी कर रहे तब भी तो आपको कैलोरीज चाहिए, आपको एनर्जी तो चाहिए, कैलोरीज का मतलब यहाँ पे बेटा है एनर्जी से, ठीक है, तो बिल्कुल चाहिए भाई, ठीक है। अब रीजन देखो क्या दे रहा है, वो रीजन कह रहा है कि एक पर्सन है जो कि किसी भी काम में इंगेज नहीं है, मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा, ठीक है, एंड स्टिल रिक्वायर, फिर भी उसको क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत है अपने इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। हाँ तो बिल्कुल भाई, जब बंदा काम करे ना करे एनर्जी तो चाहिए बॉडी में, तो बिल्कुल यहाँ पे रीजन भी सही है, ठीक है, और आपका असर्शन भी ठीक है। अब लेकिन दोनों ठीक तो है, अब आप सोच रहे हो दोनों ठीक है, लेकिन अब कनेक्ट है या नहीं है वो कैसे पता लगाएं, बिल्कुल पता चलेगा। देखो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, हमें क्या बताया गया सेशन के अंदर कि रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी बंदा कुछ काम ना कर रहा हो, और यहाँ पे भी क्या बोला गया, देखो एंगेज एनीवन, किसी भी काम में कोई एंगेज नहीं है, तो दोनों का मतलब क्या हुआ, काम तो दोनों ही कंडीशन में नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, इसका मतलब असर्शन का, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका रीजन, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है ए और रीजन आर ट्रू, ठीक है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऑफ द असर्शन, तो इसका आंसर हुआ ए। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना होता है बेटा असर्शन रीजन के अंदर। ओके चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ना कुछ मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, जिसके अंदर हमें 4 प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग, और चारों के फंक्शंस भी गिवन करे गए हैं यहाँ पे हमें, ठीक है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को हमें मैच करना है इसके अंदर। तो देखो मैच तो हम कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे मैच। चलो सबसे पहले हम देखते हैं प्लानिंग का क्या काम होता है, आपको मैंने जैसे पहले ही पढ़ाया है, ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है नॉर्मली, कि जब हम फ्यूचर में कोई चीज पहले से प्लान कर रहे हैं, पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या एक्शंस करने हैं, क्या स्टेप लेने हैं ना, यही होता है हमारी प्लानिंग। चलो मैच करते हैं इनमें से कौन सा है। देखो इट इज अ फंक्शन ऑफ गाइडिंग, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाइडिंग और इंस्पायरिंग तो बेटा आपकी डायरेक्टिंग होती है ना, तो इसका मतलब पहला पॉइंट जो है किससे मैच कर रहा है, थर्ड से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंड प्रिपेयरिंग अ लेआउट फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि फ्यूचर में कौन से हमें स्टेप लेने हैं, वो मैच कर रहा है आपका किसके साथ, प्लान के साथ, मतलब पहला दूसरे के साथ करेक्ट मैच हो रहा है ना। चलो देखते हैं ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ए और बी में तो पहले ऑप्शन के साथ 1 1 है, बिल्कुल गलत है, तो इसका मतलब 1 और 2 को तो आप हटा दो, मतलब ए और बी ऑप्शन को हटा दो आप, ठीक है। बात करते हैं सी की, तो जब हम सी पे आए बेटा, तो सी पे हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन 2 के साथ है, बिल्कुल हमारा भी तो पहले 2 के साथ मैच करा, लेकिन हमने देखा डी में भी दे रखा है पहले का तो 2 है ना, तो कौन सा दोनों में से, लेकिन आपने अभी यहाँ पे क्या देखा, डायरेक्टिंग किससे मैच कर रही है हमारे पहले से, है ना। अब चलो हमारा डायरेक्टिंग वाला मतलब तीसरा पॉइंट मैच कर रहा है हमारा या नहीं, वो देखते हैं। देखो डायरेक्टिंग तीसरे पे और पहले से मैच हो रही है, बिल्कुल करेक्ट, जबकि डी में मैच नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हुआ सी। इस तरीके से हमें मैचिंग करनी होती है। ओके चलो एक और असर्शन रीजन आ गया बेटा, कम से कम 2 असर्शन रीजन आएंगे इस पेपर में भी आएंगे आपके। ओके तो देखो यहाँ पे दूसरा असर्शन रीजन में क्या है बेटा, कह रहा है इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर, एक नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर है, ठीक है, बंदा मतलब एकदम सीधा खड़ा है एक तरीके से, एंड बोथ नीज टच ईच अदर, लेकिन उसके ना जो नीज है, मतलब जो उसके घुटने हैं वो कुछ इस तरीके से जुड़े पड़े हैं आपस में, खड़ा तो सीधा है पर इस तरीके से जुड़े हैं उसके घुटने आपस में, ठीक है। तो व्हाइल देयर इज अ गैप ऑफ 3 और 4 इंच बिटवीन द एंकल, और उसका जो एंकल है उसके बीच में 3 और 4 इंच का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, मतलब जो उसके नीचे के पैर थे मतलब ऐसे घुटने जुड़े हैं और नीचे से ऐसा खुला हुआ है, इस तरीके से वो कह रहा है असर्शन। चलो ठीक है कोई बात नहीं, असर्शन हमने देख लिया, ये कह रहा है एक स्टैंडिंग पोस्चर से, बिल्कुल चलो हो सकता है नॉर्मल है, ठीक है, हाँ नॉर्मल है, होता है कुछ लोगों को ऐसा। अब रीजन देखते हैं,
इट इज ड्यू टू द जेनो वेलगम बुलबुल। जेनो वेलगम एक बीमारी होती है बेटा, ये हमारे इस पोस्चर से रिलेटेड होती है, डिफॉर्मिटीज होती है एंड इट कैन बी डेवलप ड्यू टू एन इंजरी, इंजरी से या इन्फेक्शन। चलो वो कह रहा है कि क्या ये चीज इंजरी या इन्फेक्शन की मदद से मतलब वजह से हो सकती है नी में और लेग में? हाँ बिल्कुल हो सकती है। किसी के चोट लग गई हो तो उस वजह से पैर ऐसे हो गए हो, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो उस वजह से हो गया हो, बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट है। और रिकेट्स, बिल्कुल रिकेट्स की बीमारी की वजह से भी हो सकता है ये। एंड 7 लैक ऑफ विटामिन की, विटामिन की कमी के कारण भी हो सकता है, विटामिन डी की कमी की वजह से भी हमारे पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, कैल्शियम के कारण भी हो सकता है, ऑब्सिटी आर्थराइटिस के कारण भी, बिल्कुल करेक्ट, रीजन एकदम करेक्ट है बेटा, ठीक है, असर्शन के लिए। क्यों? क्योंकि जो असर्शन में हमें बीमारी बताई जा रही है, जो मतलब एक पोस्चर दिखाया जा रहा है, उन सब के लिए ये रीजन क्या होता है, बिल्कुल जायज है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी बेटा आपका ऑप्शन ए ठीक हुआ, असर्शन और रीजन करेक्ट है दोनों, और रीजन जो है वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका असर्शन का। ओके, चलो तो इसका भी ऑप्शन ए ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हमारा 7 क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट एन एथलीट गिव्स बेटर परफॉर्मेंस। मतलब कौन सा कंपोनेंट है बेटा जो हमें हमारे एथलीट को बेटर क्या देगा, परफॉर्मेंस देगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, हैज मोर स्लो ट्विस्ट, ठीक है, एंड फाइबर इन द कंपैरिजन टू फास्ट। अब आपको पता है यहाँ पे स्लो, ठीक है, ट्विच फाइबर की बात कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं। और आपको खुद को पता है लॉन्ग पीरियड के लिए ना स्पीड ना स्ट्रेंथ ना फ्लेक्सिबिलिटी, हमेशा लॉन्ग पीरियड की एबिलिटी कौन होती है, एंड्योरेंस हमारी, कि कितना लंबा हम क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, एंड्योरेंस, क्योंकि एक एबिलिटी होती है एक लॉन्ग पीरियड तक हमें अपनी बॉडी को सस्टेन करके रखना एनर्जी में। उसके बाद आइडेंटिफाइंग द फैक्टर विच डिक्रीज द इक्विलिब्रियम। अच्छा यहाँ पे कौन सा ऐसा फैक्टर है बेटा जो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारी, ठीक है, इक्विलिब्रियम को मतलब डिक्रीज करेगा, कम करेगा। तो ऑब्वियसली बात है ग्रेविटी का सेंटर ही अगर ज्यादा हाई होगा तो वो हमारे पास फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो ऑब्वियसली बात है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन खुद ही खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल इसका भी ऑप्शन डी ठीक है। एंड आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी मैंने आपको बताई थी, इंट्रोवर्ट लोग कौन होते हैं, जो बेटा अपने अपने में रहते हैं, बस अपने अपने में, उनको मतलब ही नहीं होता दुनिया से, ठीक है। तो बस यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है, सेल्फ सेंटर्ड, अपने अपने में ही है ना वो, तो बस इसका ऑप्शन बी ठीक हुआ। जंप और स्मैश इज द वॉलीबॉल इज एन एग्जांपल ऑफ। अब बंदा जंप कर रहा है, ऑब्वियसली बात है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगा रहा है, क्योंकि देखो स्टैटिक स्ट्रेंथ का तो आपको पता यूज ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है, ठीक, वो यूज ही नहीं होती स्पोर्ट के अंदर, ऐसा कुछ खास है ना, इसलिए। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ, क्योंकि सारी जान लगा के तो कूद नहीं रहा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि लॉन्ग पीरियड का कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे वॉलीबॉल में बस एक बार उछल रहा है वो, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हुआ यहाँ पे, ठीक है, उतनी ही एनर्जी को लगाया जा रहा है जितनी उसको जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक हुआ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामोनल कंपटीशन। इंट्रामोनल कंपटीशन का, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? बिल्कुल बेटा देखो, इंट्रामोनल कंपटीशन जो होता है ये, इसके अंदर क्या होता है, मोटिव होता है एक इंटरनली, ठीक है, जो स्कूल वगैरह वाले या मान लो होते हैं हमारे, मतलब जो कॉलेज वगैरह वो करते हैं इसको, तो ये प्रमोट हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमोरल कंपटीशन का, तो मैं बता दूंगा इसके बारे में शॉर्ट वीडियो बना के, वो भी आप देख लेना, पेपर से पहले बन जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक हुआ। वहीं अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू WHO, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, वो रिकमेंडेशन करता है चिल्ड्रन ऑफ डैश शुड बी इंगेज इन द फिजिकल एक्टिविटीज फॉर 180 मिनट्स, मतलब 10 से 13 घंटे की गुड स्लीप चाहिए और 180 मिनट्स के लिए उनको खेलना चाहिए। तो सिंपल चीज है, चिल्ड्रंस के लिए होता है, क्योंकि टोडलर्स के लिए ये नहीं है, ना ही चाइल्ड के लिए है, क्योंकि बच्चे को हम 180 मिनट नहीं खिलाते बिल्कुल भी, तो इसलिए तो हमारे लिए चाइल्ड्स हुए तो 3 से 4 ईयर के बच्चों के लिए होता है। उसके बाद आइडेंटिफाई द आसन। अब यहाँ पे देखो एक ये आसन दिया बेटा, ये आसन, ठीक है, ये देखो दिख रहा है पिक्चर में, तो ये आसन बेटा आपका है सालभासाना, ठीक है, सालभा आसन होता है हमारा, तो सालभा आसन होता है ये, तो इसको टिक कर लेना, सालभासन है इसका पॉइंट, ठीक। एंड विच इज द मेन गवर्निंग बॉडी रिस्पांसिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डीप, हाँ, डीप ओलंपिक्स। जो डीप ओलंपिक्स होते हैं बेटा, मतलब जो बहरे लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो ओलंपिक्स करवाया जाता है, ठीक है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी जो है डिसेबल्ड पर्संस के लिए जो बनी है, क्योंकि देखो डीप ओलंपिक्स मतलब बहरे लोग तो डिसेबल्ड होते हैं, तो बस यहाँ पे देखो कोई भी कमेटी दिख रही है आपको डिसेबल्ड की? नहीं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी सपोर्ट फॉर डिसेबल्ड, ठीक है, तो ये कमेटी इसको क्या करती है, रन करती है या कराती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे देखा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ सपोर्ट फॉर डीप, तो बच्चे क्या सोचेंगे, डीप यहाँ पे भी है, डीप यहाँ पे भी मैच कर देंगे, सही है। ऐसा नहीं होता बेटा जी कभी भी, एक ही आप शब्द मैच हो रहे हैं तो आंसर भी ठीक होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान लगा के क्या करो चीजों को।
अब बात करेंगे बेटा बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बीएमआई, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ये हमारे बॉडी मास इंडेक्स को मेजर करने के लिए होता है। कॉमन वे है असेसिंग हेल्थ इन बॉडी वेट, तो इसमें से कौन सा, चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा बॉडी वेट है जो सबसे ज्यादा हेल्थी माना जाता है, तो देखो पॉइंट सी वाला ही ठीक है। इन पार्शियल कर्ल ऑफ टेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वेरी सिंपल, 6 इंचेस होता है, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में जो गैप होता है। गोल सेटिंग, ठीक है, कौन सी अप्रोच है बेटा, गोल सेटिंग, और अंडर द मोटिवेशनल टेक्निक, मतलब मोटिवेशनल टेक्निक के अंदर गोल सेटिंग आता है, तो वो कौन से उसके अंदर आता है, तो ये बेटा कोग्निटिव, ठीक है, के अंदर आता है, कोग्निटिव टेक्निक्स के अंदर, ठीक है। वहीं कह रहा है फंक्शनल फिटनेस कंपोनेंट ऑफ सीनियर सिटीजन, तो बेटा यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखा रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, ठीक है, फिटनेस का कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट है, तो बेटा जी ये लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने का कंपोनेंट है। जब हम लोअर बॉडी को अपनी चेक करते हैं कि हमारी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी क्या, मतलब हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो चेक करते हैं, तो वही हमारा ये पोस्चर होता है, ठीक है उसका। तो बेटा ये सेक्शन 1 जो था वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चलो अब सेक्शन 2 पे चलते हैं, मतलब सेक्शन बी पे। देखो सेक्शन बी में सबसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया, पहले ही क्वेश्चन, ठीक है, डिस्क्राइब द सेकंड क्लास लीवर। देखो सेकंड क्लास लीवर की बात कर रहा है एंड विद द सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो सेकंड क्लास लीवर होता क्या है, आपको मैंने पढ़ा रखा है, आप उसमें वीडियोस में अच्छे से ध्यान से देखो, उसको बस यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे दे रखा आंसर भी, कैसे लिखना है आपको आंसर। सेकंड क्लास लीवर, इट हैज द लोड रेसिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम, ठीक है, एंड फोर्स, फुलक्रम और फोर्स के बीच का, ठीक है, एक रेसिस्टेंस लोड होता है, सो देयर इज ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज, और इसका एक मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है बेटा जी कि क्या, फोर्स आर्म, जो मतलब फोर्स आर्म मतलब आर्म्स का जो फोर्स होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किसके मुकाबले, रेसिस्टेंस फोर्स के मुकाबले। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये एग्जांपल है बेटा यहाँ पे, ठीक है, देखो देखने को मिल रहा है आपको एग्जांपल यहाँ पे, तो आप ये एग्जांपल्स पे फोकस करो यहाँ पे, देखो ये देखिए इस तरीके से आपको वहाँ पे पेपर में भी बना के दिखाना पड़ेगा ये, ठीक है, वेरी सिंपल, आसानी से बन जाएगा, बस रेक्टेंगल और थोड़े से बस आपको तीर तुर के निशान बनाने और कुछ नहीं करना, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा कोई और एग्जांपल आता है तो आप वो भी एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं दे सकते हो एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी आप एग्जांपल दो, बस ये है कि आप एक रिलीवेंट एग्जांपल होना चाहिए, सही एग्जांपल होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो बेटा 20 नंबर का क्वेश्चन जो क्या कहता है, इन लिस्ट 4 टेस्ट आइटम्स ऑफ जॉनसन, ठीक है, मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेलिटी, जो मोटर एजुकेलिटी से रिलेटेड जॉनसन मैथनी का जो टेस्ट है उसके 4 आइटम बताने। तो वेरी सिंपल 4 आइटम्स, फ्रंट रोल होता है पहला, ठीक है, फ्रंट रोल, फिर आपका बैक रोल, ठीक है, और जंपिंग हाफ, ठीक है, टर्न और जंपिंग फुल टर्न। ये मैंने आपको वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आप इसको देख सकते हो, काफी आसान था, और मैंने वीडियो लगाई भी थी साथ में किस तरीके से फ्रंट और बैक, ठीक है, रोल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये क्वेश्चन बाबू दोबारा रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनार्क, ठीक है, आपको पता मैनार्क एक गर्ल प्रॉब्लम होती है, मतलब एक गर्ल्स के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम है ये, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे क्या करनी है, बात करनी है। तो मैनार्क की बात करें तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, दोबारा रिपीट किया जा सकता है इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पे देखो मैनार्क का मतलब क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है गर्ल्स की, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी दिखाती है गर्ल्स के अंदर कि मतलब गर्ल्स जो है वो सेक्स करने के लिए अब मैच्योर हो चुकी है। और एवरेज एज जो होती है इसकी गेट फर्स्ट पीरियड वो 18 से 15 ईयर, मतलब 8 से 15 ईयर के बीच में कभी भी, ठीक है, ये पीरियड्स क्या हो सकता है, मतलब स्टार्ट हो सकता है, मतलब ये मेनार्क स्टार्ट हो सकता है, क्लियर। तो ये 21 नंबर का क्वेश्चन था, और इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है 2 नंबर में, ठीक है। इन लिस्ट 4 आसन, यहाँ पे बेटा कोई 4 आसन बताना है, और 4 आसन आपने कितने सारे आसन पढ़े हैं उनमें से कोई भी 4 आसन बता देने हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कितने सारे, ताड़ासन, उद्वन, ठीक है, स्तोमासन, उत्तमा मंदुकासन, मतलब बहुत सारे हैं, कोई भी 4 बताने हैं आपको, ओनली 4, क्योंकि वो लिमिट दे रहा है आपको 4 की, 4 ही बताने हैं। फिर 23 क्वेश्चन नंबर देखो, राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ पे बेटा 2 एडवांटेज, ओनली 2 एडवांटेजेस बताने हैं फिजिकल एक्टिविटी के, किसके लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, मतलब जिन ऐसे चिल्ड्रन जिनको थोड़ी स्पेशल नीड चाहिए होती है, मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी के क्या होते हैं बेनिफिट्स, दो बेनिफिट्स बता दो। देखो यहाँ पे कितने सारे बेनिफिट्स बता रखे हैं, ठीक है, जैसे कि फिजिकल बेनिफिट्स, ठीक है, फिजिकल बेनिफिट्स या फन एंड रिक्रिएशन, और इम्प्रूव्ड इमोशनल हेल्थ, एक्टिव लाइफस्टाइल, बिहेवियरल बेनिफिट्स, इंक्रीज इंडिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, मतलब बहुत सारे हैं बेटा, यहाँ पे कोई भी 2 बताने हैं आपको, ओनली 2 पूछे हैं, 2 बता दो, मैंने तो बहुत सारे लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, कोई 2 बताने हैं आपको बस। अब भाई हम बात करें 24 नंबर के क्वेश्चन की बेटा, तो मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे 2 टाइप के फ्रिक्शन बताने हैं, वो भी सूटेबल एग्जांपल के साथ।
अब आपको 2 ही बताने हैं बस, ठीक है? होते तो बहुत सारे हैं फ्रिक्शन, लेकिन आपको कितने पूछ गए? ओनली 2, तो आपको 2 ही बताने हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने बहुत 3 4 यहाँ पे 5 दे रखे हैं मैंने, ठीक है? जिसमें से 2 बताने हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया एग्जांपल, होल्डिंग द पैरल वो, ठीक है? एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे कि आइस हॉकी या आइस स्केटिंग, फिर रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग ऑन द फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, एयर फ्रिक्शन वही राइडिंग बाइसाइकिल वगैरह, और वाटर फ्रिक्शन स्विमिंग इन द वाटर एंड डाइविंग। तो इनमें से कोई 2 बता देना बेटा, कोई भी 2, ठीक है? जो आपका मन करे। अब यहाँ पे देखो सेक्शन सी पे आ गए बेटा। अब हम सेक्शन सी में भी हमें 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ध्यान रखना मैंने सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया है, लेकिन आपको करने कोई 5 ही क्वेश्चन अटेंड, ओके? और किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? कहीं आप बोलोगे भैया आपने तो सारे करके दिखाया तो हमें भी सारे करने हैं। नहीं, आपको कोई 5 ही करने हैं, ठीक है? हर सेक्शन में मतलब जिस सेक्शन की जितनी लिमिट है उतनी क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर बोल रहा है ना 5 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं, बिल्कुल 5 ही अटेंड करने हैं ओनली, ठीक है? तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन सेक्शन सी का। कह रहा मिस्टर एक्स परफॉर्म कर रहा है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है? 275 सेकंड, 275 सेकंड हार्वर्ड टेस्ट को ने क्या करा है, मतलब परफॉर्म करा है मिस्टर एक्स ने, ठीक है? और हार्वर्ड टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है? एंड हिज पल्सेस, और जो उसका पल्सेस है वो 1 से लेकर 1.5 मिनट तक का रह रहा आफ्टर एक्सरसाइज ऑन कोर्स 100, जो कितना रहा 100। तो राइट द फॉर्मूला, तो बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला ऑफ फिटनेस एंड इंडेक्स स्कोर, जो आप स्कोर निकाल सकते हो स्कोर के लिए हार्वर्ड टेस्ट का। तो वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे सबसे पहले ड्यूरेशन दिया आपको, ठीक है? और पल्स रेट मतलब पल्स काउंट भी दिया आपको 1 से 1.5 मिनट के आफ्टर 100, ठीक है? पल्स काउंट क्या दिया आपको 100। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है बेटा, जितने भी सेकंड्स आपको, ठीक है, दिया उसको मल्टीप्लाई कर दो, और जो आपका पल्स रेट होगा उसको ऊपर रखो, 5.5 से उसको डिवाइड करो और मल्टीप्लाई पल्स काउंट, ठीक है? पल्स काउंट क्या मतलब जो आपका 1 से लेकर 1.5 मिनट्स के बीच में जो पल्स काउंट हुआ, अब वो कितना हुआ था आपको पता ही है, 100 हुआ था, ठीक है? बस सिंपल सा फॉर्मूला है, इस तरीके से लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आ रहा 50। तो ये फॉर्मूला जो है ना यहाँ पे बेटा जी, ये फॉर्मूला लिख लो आप। अगर आपको मैंने वैसे तो लिखवाया होगा, अगर नहीं लिखवाया होगा तो इस फॉर्मूले को यहाँ से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकता है। ये रहा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को यहाँ से नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं बेटा जी। तो 26 की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बताओ कि क्या होता है, और देन फिर ये भी बताना कि टैलेंट डेवलपमेंट क्या होता है। पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद टैलेंट डेवलपमेंट बताओ। तो जैसे कि आपको पता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बेटा, रिकॉग्नाइजिंग पार्टिसिपेट विद द पोटेंशियल। इसमें तो यही होता है ना कि कौन बच्चा, मतलब कौन ऐसे पर्सन है जिनके पास पोटेंशियल टैलेंट है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है? अभी जस्ट लास्ट क्लास के उसमें मैंने डाला था, लास्ट से लास्ट क्लास में ये चैप्टर, उसके अंदर ही मैंने आपको ये बताया, ठीक है? एन अर्लियर एज टू बिकम अलाइट एंड परफॉर्म इन फ्यूचर, और कितना वो परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर के अंदर, और क्या एज इसके बेस पे उसको देखा जाता है। और बहुत सारे प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया साइकोलॉजिकल फिजिक्सियोलॉजिकल बेस पे, या फिर फिजिकल फिटनेस, या साइकोलॉजिकल बेस पे, टेक्निकल कंपोनेंट्स के बेस पर, ठीक है? मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट के बेस टैलेंट, तो प्रोवाइड एथलीट्स को क्या कराता है, सुटेबल लर्निंग, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने पोटेंशियल को और ज्यादा क्या कर सके, रियलाइज कर सके, और अपने आप को एक कंप्लीट सिस्टमैटिक और साइंटिफिक और लॉन्ग टर्म प्रोसेस में कन्वर्ट कर सके अच्छे से। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना है, ठीक है? अच्छा चलो आगे बात करते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पूछा भी जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है बेटा किसी भी कमेटी की, किसी भी एक कमेटी की होगी बस। जो स्पोर्ट कमेटीज होती है ना, उनमें से किसी एक कमेटी की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। देखो कमेटीज तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो कितनी सारी कमेटीज हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे देखो रिसेप्शन, फिर फर्स्ट एड, फिर रिफ्रेशमेंट, टेक्निकल, मीडिया, ठीक है, अनाउंसमेंट, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी, दुनिया भर की। पर आपको इन सभी कमेटी में से ओनली एक कमेटी, एक रिलीवेंट कमेटी कोई भी आपको उठानी है, ठीक है, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो, उसके फंक्शन पता हो, ठीक है? बस उसी कमेटी को लेना और उस कमेटी को एक्सप्लेन कर देना है। कोई एक कमेटी बतानी होगी, ठीक है? क्योंकि देखो वहां पे साफ साफ कहा जा रहा है कि ओनली वन कमेटी, ठीक है? ओनली एक कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? इसलिए चलो अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो है हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक्सप्लेन प्रोसीजर और बेनिफिट्स ऑफ एनी वन आसन। किसी भी एक आसन का क्या बताना है आपको, प्रोसीजर, ठीक है? और प्रोसीजर में क्या, अगर आपको उसकी पोजीशन पता है तो आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से वो पोजीशन कर रहे हैं, वही प्रोसीजर बन जाएगा, ठीक है? इतना तो आसान है। और बेनिफिट्स क्या है उसका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइफ स्टाइल्स,
मतलब प्रॉब्लम जो होती है कौन सी प्रॉब्लम को वो ठीक कर सकता है, देन फिर आपको और क्या बेनिफिट दे सकता है वो बताने। कोई भी एक आसन, देखो आसन तो बहुत सारे हैं बेटा, यहाँ पे मैंने बहुत सारे दे रखा है, ताड़ासन, वृकासन, सराल, बहुत सारे हैं, पर इनमें से कोई एक आसन आपको बताना है और वो आसन आपको बताना है, यहाँ पे वो आसन डिस्क्राइब करना है जो आपको बेस्ट तरीके से पता है और अच्छा से पता है आपको, एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे दिखा रखे हैं, क्लियर। और इमेजेस वगैरह नहीं बनानी आपको, कहीं आप सोच रहे हो कि इमेजेस भी बना के दिखानी पड़ेगी हमें, नहीं, बिल्कुल नहीं बनानी आपको इमेजेस, ठीक है। इमेजेस नहीं बनानी, सिर्फ आपको बस बताना है आसन, ठीक है, और उसके बेनिफिट्स बताने हैं बस, और उसका प्रोसीजर किस तरीके से आसन किया जा सकता है। अब बात करेंगे बेटा 29 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमेल एथलीट राइट, जो ट्राइड्स होते हैं इसके बारे में वापस पूछा जा सकता है पेपर में, तो ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो फीमेल जो टाइप्स होते हैं बेटा वो ये होते हैं, एक तो ईटिंग डिसऑर्डर सबसे पहले, जिसके अंदर लो एनर्जी अवेलेबिलिटी होती है, फिर हमें देखो अमेनोर्हिया, ठीक है, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल या एंडोक्राइन फंक्शंस की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है गर्ल्स के अंदर, और फिर ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके अंदर बोन मिनरल्स डेंसिटी जो होती है वो कम होने लग जाती है। और इनके जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसका देखो, पहला एनोरेक्सिया नर्वोसा, फिर बुलिमिया नर्वोसा, इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, और इसका प्राइमरी और इसका सेकेंडरी, ठीक है, दोनों ही एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो इनको एक्सप्लेन करना है, पर आपको ना एक राइट शॉर्ट नोट लिखना है, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है इनको कि इनके अंदर क्या क्या होता है, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट दे दिया, और इनको बस आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना वहां पे। अब 30 नंबर का क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, एनी 3 फिजियोलॉजिकल चेंज बताओ ड्यू टू एजिंग, एजिंग की वजह से, मतलब आपकी उम्र बढ़ रही है लगातार, तो उसकी वजह से क्या फिजियोलॉजिकल, ठीक है, चेंजेस आ सकता है। ऑब्वियसली बात है, आपकी फिटनेस पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा उसका, है ना। तो बस वही कुछ यहाँ पे बताने हैं, और कुछ 3 ही बताने हैं आपको, मैंने यहाँ पे देखो 6 दे रखे हैं, वो 3 बता देना। और ये 3 बेटा ध्यान रखना, बताने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है इनको, ओके, थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि बस बता दिया हो गया। जैसे कि चेंज इन मेटाबॉलिज्म और बॉडी कंपोजिशन में हमारे चेंज आ जाता है, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो बदल सा जाता है थोड़ा। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा थोड़ा सा दिक्कत देने जाता है, चेंजेस आ जाता है, क्योंकि कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ब्रेन और नर्व सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, इन सब में भी प्रॉब्लम हो सकती है या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बेटा हमारे, जो एजिंग के कारण होते हैं, ठीक है। कोई 3 बताने बस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके, क्लियर। यहाँ पे ज्यादा बता रखे हैं मैंने, डन। और ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना आपको। अब आगे बेटा यहाँ पे सेक्शन डी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, सेक्शन डी के अंदर क्या था, केस स्टडीज है हमारी। तो देखो सबसे पहले केस स्टडी की मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे क्या रहा है, एक सर्वे दिया है, ठीक है, इंक्लूसिव स्कूल का सेटअप कराया गया था, फाउंड द डिस, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉर्मल, डिस्क्रिपेंसी देखा गया है नॉर्मल और स्पेशल चाइल्ड के बीच में, मतलब स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल बच्चों में क्या डिफरेंस था वो देखा गया है एनुअल स्पोर्ट मीटिंग के अंदर। तो ये स्टडी करनी है, जैसे कि देखो 100 मीटर की रेस हुई, 400 मीटर की हुई, लॉन्ग जंप हुई, हाई जंप हुई और रिले रेस हुई, जिसमें नॉर्मल बच्चे 150 में थे, ठीक है, और 40, 25, 20, 15, 8 इतने इतने, जबकि स्पेशल चाइल्ड 10 टोटल, जिसमें आपके 5, 2, 0, 1 और 4, मतलब लॉन्ग जंप में तो कोई आया ही नहीं बच्चे ऐसे। तो इसके बेस पे बेटा हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सबसे पहले जैसे ही कह रहा है, इसका पहला क्वेश्चन है, एज पर द अबव टेबल डैश इवेंट देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्पेशल चाइल्ड। यहाँ पे बताने की कौन सा इवेंट है जिसमें किसी भी स्पेशल चाइल्ड ने क्या नहीं करा, पार्टिसिपेट नहीं करा, तो किसमें नहीं करा, ऑब्वियसली बात है, देखो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि लॉन्ग जंप में 0 है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे करा ही नहीं पार्टिसिपेट, तो लिख दो लॉन्ग जंप आंसर। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट एंड विद डिसेबिलिटी इन रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस नोन एज, यहाँ पे कह रहा है डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो होते हैं और उनके साथ नॉर्मल बच्चों को भी साथ साथ पढ़ाया जा रहा है, तो उन कौन सी क्लास होती है, वो कौन से स्कूल होते हैं, तो बेटा देखो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, देखो ये रहा आपको, आपके क्वेश्चन के अंदर ये आंसर दिया, देखो ये रहा, इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव क्लास, नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चे इसी में पढ़ते हैं, इंक्लूसिव स्कूल में क्लास में, बस आंसर हो गया, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की इसके, तो कह रहा है बेटा इन लिस्ट एनी 2 स्ट्रेटजीज टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, कोई 2 ऐसी स्ट्रेटजीज बताओ जिसकी मदद से हम स्पेशल चाइल्ड्स को क्या करा सकते हैं, ठीक है, एक्सेसिबल बना सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो कोई भी 2 बतानी है, यहाँ पे 3 बता रखे मैंने, जैसे कि क्रिएट करो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, उनको मतलब ये नहीं लगना चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करो कि उनको ये ना लगे कि वो डिसेबल है, ओके। उसके बाद एक्सेस करो फिजिकल और मेंटल एबिलिटी उनके अंदर, और फिर उनका इंटरेस्ट बढ़ाओ उन बच्चों का, ठीक है, बस सिंपल, कोई भी 3 बता रखे हैं मैंने, और आपको ओनली 2 बताने हैं। आगे देखते हैं बेटा जी, आगे क्या था, फिर कह रहे हैं कि मोटो ऑफ स्पेशल ओलंपिक, जो स्पेशल ओलंपिक होता है उसका मोटो क्या है,
तो देखो मोटो ये है बेटा, लेट मी बीन, ये मोटो है, पूरा याद करना पड़ेगा आपको, ये मोटो ध्यान रखना, ये मोटो आपको कोई मिलेगा नहीं, आपको लर्न करना पड़ेगा पूरा। लेट मी बीन, बट इफ, अगर आई कैन नॉट बीन, तो लेट मी बी ब्रेव इन अटेम्प्ट, मैं बहादुर हूँ। तो यही मोटिव है बेटा, यही मोटो है आपका, ठीक है, स्पेशल ओलंपिक का। और एक और मोटिव है, जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ये ज्यादा आसान है, ये वाला कर लेना, ठीक है, ये वाला आप इजीली याद कर सकते हो। और पैरा ओलंपिक का मोटिव क्या है बेटा, सिंपल सा, स्पिरिट इन मोशन, बस, ठीक है, स्पिरिट लानी है एक मोशन के अंदर, ये इसका मोटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस स्टडी बेटा हमारे, देखो यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिख रही है, 3 पिक्चर्स दिए हैं यहाँ पे, देखो इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, तो इसके बेस पर क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है दिस टाइप ऑफ फैक्चर यू सीन इन द इमेज 1, तो इमेज 1 में कौन सा फैक्चर दिख रहा है आपको, देखो कौन सा फैक्चर है, ट्रांसवर्सल है ना, तो ट्रांसवर्स फैक्चर हो गया। अब ये ट्रांसवर्स फैक्चर हो गया, उसके बाद बैन, अब बोन ब्रेक, यहाँ पे देखो बोन ब्रेक होगी इमेज 2 के अंदर डायगोनली, तो ये कौन सा फैक्चर है, ओब्लिक, ठीक है। और फिर ये कह रहा है डैश फ्रैक्चर अगर व्हेन द ब्रोकन एंड ऑफ द बोन्स आर जैम्ड एंड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ इंजरी, ये देखो यहाँ पे जैम्ड हो गई, ठीक है, इंजरी की वजह से, तो ये कौन सा फ्रैक्चर है, इंपैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है, क्योंकि ये इंपैक्ट डालेगा उसकी क्वालिटी पे। एंड इन दिस द टाइप ऑफ फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन, जिसमें टूट जाएगा और स्प्लिंटेड हो जाए या क्रश्ड हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो ऐसा बेटा कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर को अंदर ही होता है, कम्युनिकेटेड जो फ्रैक्चर्स होता है उसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर कंप्लीट इसका भी, बस सिंपल है, केस स्टडी है, और उनको देख देख के ही आपको क्या करना, बताना है कि क्या है उसका आंसर, क्या नहीं है। चलो आगे देखते हैं एक और केस स्टडी बेटा, ठीक है, लेकिन करनी आपको क्या थी इसमें से, वैसे ये सारी करनी है शायद आपको, हाँ ये सारी करनी है, हाँ ये सारी करनी है बेटा आपको। चलो तो यहाँ पे 33 में भी केस स्टडी है, देखो यहाँ पे क्या बना रखा है, एक सिंपल सा, आप नोटिस करो, फेमस है ये तो पिक्चर, गुड, ठीक है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनको क्या करना है, हमें चॉइस करके बताना है कि क्या आंसर होंगे। देखो अकॉर्डिंग टू द अबव पिक्चर टोटल नंबर ऑफ राउंड, कितने राउंड दिख रहे हैं आपको, ऑब्वियसली बात है, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, खत्म, तो 4 राउंड ही तो है, 4 राउंड हुए, तो इसका आंसर हुआ 4 राउंड। फिर आज कह रहा है सोन इन द पिक्चर इफ द विनर टीम प्लेज लीस्ट नंबर, कह रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस खेलिए तो देन विच नंबर ऑफ टीम इज विनर। तो यहाँ पे बेटा अगर सीरियल नंबर 15 को मैं देखूं, सबसे लास्ट वाली को देखो, ठीक है, तो सबसे कम मैच खेले हैं, देखो एक मैच सीधा राउंड 2 का खेला उसने, फिर राउंड 3 खेला और राउंड 4 में जाके सीधा, ठीक है, तो इसका मतलब नंबर टीम 15 जो है वो विनर हुई है इसके अंदर। फिर व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस इन द नॉकआउट टूर्नामेंट, तो फॉर्मूला पूछा रही है तो आपको पता ही है यार, नंबर ऑफ मैचेस को निकालने का क्या है, कि तो फिर n-1, मतलब नंबर ऑफ टीम्स जो होंगी उसमें से 1 माइनस कर दो, नंबर ऑफ मैचेस पता लग जाते हैं, तो सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन आया बेटा इफ द 16 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, अगर मान लो 16 टीमों ने पार्टिसिपेट करा नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो देन हाउ मेनी बाइज विल बी, तो कितने बाइज आएंगे, ठीक है, ड्रॉ द नॉकआउट, तो 16, तो बेटा 0 बाय है, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होती है, सिंपल सी चीज है, 16 माइनस 16 0 हो गया तो कोई भी वाई नहीं होगा बेटा, एकदम 0 वाइज होगा, ठीक है, ओके। अब मैं बात करें व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ बाइज, तो फार्मूला बेटा वही है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। चलो ये केस स्टडी भी कितनी सिंपल थी, इजीली हो गई। अब आगे बात करते हैं बेटा हम सेक्शन ई की, जिसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि जो दोबारा भी, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा जरूर, ध्यान रखना, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, कह रहा है कि अंडरस्टैंड बाय एग्रेशन, एग्रेशन बताओ स्पोर्ट में क्या होता है, क्या मतलब मीनिंग क्या है एग्रेशन का स्पोर्ट में, और एक्सप्लेन करो एनी 2 टाइप्स ऑफ एग्रेशन, बस सुटेबल एग्जांपल के साथ। देखो एग्रेशन क्या होता है बेटा, जैसे कि आपको मैंने बताया था, एक बिहेवियर होता है ये, ठीक है, जिसके अंदर हम किसी को भी, ठीक है, एक बिहेवियर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी को भी एक फिजिकली कोज, मतलब उसको नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, या फिर साइकोलॉजिकली हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं किसी अदर पर्सन को, इसे हम एग्रेशन कहते हैं। दूसरी डिफाइन भी है यहाँ पे देखो, द रेंज ऑफ बिहेवियर दैट कैन बी रिजल्ट इन द बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म, जो पहुंचाना चाहते हो साइकोलॉजिकल और फिजिकल हार्म्स, ठीक है, किसी भी दूसरे बंदे को। तो बेटा दोनों में से कोई एक ही आपको डिफाइन लिखनी है, चाहे ऊपर वाली लिखो चाहे नीचे वाली, कोई एक लिख लेना बस, ठीक है, दोनों नहीं लिखनी कभी भी, क्लियर। अब यहाँ पे बेटा कह रहा है टाइप्स ऑफ एग्रेशन, सिंपल चीज है, टाइप्स ऑफ एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है, एक्सप्लेन करना है इसको, फिर हॉस्टाइल एग्रेशन होता है, इसे भी एक्सप्लेन करना है, और असर्टिव बिहेवियर। तो आपको यहाँ पे 3 बताया मैंने, लेकिन आपको 2 बताने, तो इन तीनों में से कोई भी 2 आपको, ठीक है, एग्रेशन बता देने हैं प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ, ओके। कहीं ऐसी बता के आ जाओ और हो गया, नहीं, एक्सप्लेनेशन कर देना इनका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन,
कितना सिंपल क्वेश्चन है। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट होएगा, ठीक है, बैलेंस डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। क्लियर? तो अच्छे से टॉपिक कर लेना ये वाला कवर एक बार और। व्हाट इज द बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या है? वेरी सिंपल, डिफाइन पूछ रहा बस, उसका सिग्निफिकेंस पूछ रहा, पीरियड पोस्ट कंपटीशन, मतलब कंपटीशन से पहले और कंपटीशन के बाद, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? ऑल एसेंशियल फूड एलिमेंट, जिसके पास सारे के सारे फूड एलिमेंट हो हमारे एसेंशियल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स वगैरह, बस इसे बैलेंस डाइट कहते हैं। पहले डिफाइन। दूसरे डिफाइन भी यहाँ पे, एक ऐसी डाइट जो कंटेन करती हो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, रिक्वायर द बॉडी टू ग्रो, जो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है, रिक्वायर होती है ग्रो करने के लिए, बस दोनों में से कोई भी एक डिफाइन लिखनी है, सिर्फ एक, ऊपर वाली ज्यादा आसान है, वो याद कर लेना चाहिए आप। इंपॉर्टेंस बतानी है बेटा प्री कंपटीशन से, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंस बता रखी है, ठीक। अब मैं इनको एक एक करके पढ़ूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये देखो काफी सारी इंपॉर्टेंस बतानी है मैंने, और आपको यहाँ पे सारी नहीं बतानी, इनमें से बस आपको दो दो बता देना, प्री पोस्ट, मतलब प्री कंपटीशन वाली में भी दो बता देना, ठीक है, पोस्ट में से भी दो बता देना, सिर्फ ओनली दो दो बता दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा पूरा। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ दो दो, क्योंकि आप यहाँ देखो दो में इसलिए कह रहा हूँ बेटा, एक नंबर की आपकी यहाँ पे देखो डिफाइन हो गई बैलेंस डाइट की, फिर दो नंबर की आपकी प्री कंपटीशन से पहले की बेनिफिट हो गई या सिग्निफिकेंस हो गया, फिर दो नंबर का आपका पोस्ट वाला हो गया, तो इसलिए दो दो पॉइंट्स बता दोगे तो आपका हो जाएगा काम इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी, हमारा जो 36 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है, बाय द प्रोजेक्टाइल ट्रेजेडी, इसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के, वापस रिपीट हो सकते हैं इस पर टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स, ठीक है। तो एक्सप्लेन करो फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स बताओ। तो देखो इसके डिफाइन सबसे पहले देख लो, अ प्रोजेक्टाइल इज द फोर्स दैट अंडर द, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और एयर रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस और ग्रेविटी के उसमें जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऐसे फेंका, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली फेंका पर आगे वर्टिकली नीचे गिर के, उसे कहते हैं हम बस। और फैक्टर क्या होता है, वही सबसे पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कितने एंगल पर आपने फेंका उसको, फिर ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स, फिर एयर रेसिस्टेंस, एयर का रेसिस्टेंस कितना है, और फिर इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो कितनी है, और फिर स्पाइन किस तरीके से वो अपने आप को घुमा रहा है। ओके, तो ये थे, और पर ध्यान से समझना, इनको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। इनमें से कोई चार ही बताने, मैंने पांच बताए, इनमें से कोई चार बताने हैं आपको, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, देखो चार इसलिए बताने बेटा क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो 1+4 दे रखा है, इसका मतलब एक की डिफाइन है, 4 पॉइंट बताने आपको एक्सप्लेन करके। अब ये बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्योरेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा रिपीट करा जा सकता है, और कह रहा है एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, दो टाइप्स के एंड्योरेंस बताने को, किसके बेस पर, ड्यूरेशन के बेस पर, ठीक है, देख सकते हो आप किसके बेस पे बताने में, आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ड्यूरेशन के बेस पे आपको बताने में, यहाँ पे इसके बेस पे ड्यूरेशन के, कि ड्यूरेशन एक्टिविटी के बेस पे बताओ एंड्योरेंस के टाइप्स, और प्लस एग्जांपल भी देने हैं, ठीक है। और एग्जांपल तो देखो भाई आप अपने आप से देना, जो भी आपको सुटेबल लगे, रिलेवेंट एग्जांपल हो वो दे देना, ठीक है। डिफाइन की बात करें तो एंड्योरेंस क्या है, एक एबिलिटी होती है बेटा जी, जैसे कि आपको पता ही है, जो सस्टेन करती है फिजिकल एक्टिविटी को हमारे लिए लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, सिंपल। और ड्यूरेशन क्या है, एक एबिलिटी है जो रेसिस्ट करती है हमारे फैटिग, मतलब हमें थकने से रोकती है, या फिर कैपेबिलिटी हमारी कि हम लंबे टाइम तक क्या कर सके, अपना खेल खेल सके। इनमें से तीन डिफाइन दिए मैंने, तीन में से कोई एक लिखनी है आपको, ठीक है, तीनों लिखनी नहीं है, तो कोई एक लिखनी है, कोई एक को ही तैयार करना है, कहीं आप तीनों लिखे हो, बस ये मैंने मार्किंग स्कीम है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे तीन तीन लिख रखे, ताकि ये भी लिखोगे तो ये भी सही होगा, ये लिखोगे तो ये भी सही होगा, ये बताने के लिए, ठीक है, और लिखनी आपको कोई बनी है। वही अब देखो टाइप्स बताने में एंड्योरेंस के ड्यूरेशन के बेस पे, और आपको कितने पूछे हैं, दो पूछे हैं, तो आप दो ही एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे मैंने चारों बता रखे हैं फिलहाल, तो देखो स्पीड, ठीक है, एंड्योरेंस, फिर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और आपको यहाँ पे कोई दो बताने हैं, बस कोई भी दो एक्सप्लेन कर देना, अच्छे से हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा जी ये थे हमारे टोटल, ठीक है, PYQ जो था आपका, ठीक है, 2024 का, क्लियर। और इस तरीके से ही पेपर आने वाला है आपका इस साल का भी, 2025 का भी, डन। तो इसको एक बार अच्छे से और कर लेना, और जो इसमें क्वेश्चंस थे, मैंने जिन क्वेश्चंस को बोला इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को दोबारा करना, और एक बार अपने आप भी ट्राई करना इस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, क्लियर। और मैं लिंक दे दूंगा इस पेपर के, क्वेश्चन पेपर की PDF मार्किंग स्कीम के साथ प्लस आपको दे दूंगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में से आप जाके लिंक भी ले सकते हो, ठीक है, और उससे PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बाकी अब हम मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, जो अब 2025 के पेपर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस, और कुछ टॉपिक्स के साथ, ठीक है, तो करेंगे। और इस वीडियो को, ठीक है, अगर आपको मतलब ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये समझ में आया PYQ आपका अच्छे से, ठीक है, और तरीका पता लगा हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ यार,
ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, ठीक है, इन सभी वीडियोस का। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपको